हेलो क्लास। हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिबेंचर्स से रिलेटेड बातें करेंगे, जैसे कि प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, फिर प्रोविजन ऑफ इशू डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट क्या है 2014, सेबी की रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट फॉर डिबेंचर, then the procedure of issue of debenture and the debenture trustee. So these are the some things that we are going to cover इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कंपनीज प्रीफर इशूइंग डिबेंचर टू रेज द फंड एज दे कैन रेज द repaid after a long period. Company can make the public issue of debentures only if the company or its promoter or its director have not been prohibited from accessing the securities market by SEBI. Company or its promoter or its director have not been declared as a willful defaulter and or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months. So normally इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कंपनी को जब कभी भी कैपिटल रेस करना होता है, जब कभी भी फंड रेस करना होता है, तो कंपनी एक मेथड और भी अडॉप्ट करती है कैपिटल रेस करने के लिए, फंड रेस करने के लिए। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इशूइंग डिबेंचर्स। ठीक है, ये जो डिबेंचर्स है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी होता है कंपनी के लिए, एंड लॉन्ग टर्म पीरियड पे कंपनी अच्छा खासा पैसा उठा सकती है, यूज़ कर सकती है, और मेच्योरिटी होने पे उसको रीपे भी कर सकती है। और यहाँ पर कंपनी में द पब्लिक इशू डिबेंचर ओनली इन 2 सिचुएशन। पहला जो दिया हुआ है, कंपनी एंड इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट बाय सेबी। तो कंपनी का प्रमोटर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो, वो लोग प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट बाय सेबी। तो सेबी के द्वारा इन लोगों को प्रोहिबिट नहीं किया गया है रिगार्डिंग द गेटिंग द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से ये लोग प्रोहिबिटेड नहीं है। ये लोग चाहे तो सिक्योरिटीज़ में मार्केट में जाके सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में डिबेंचर्स भी आते हैं। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। कंपनी का प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, इन लोगों को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो जानबूझकर पैसा ले लेते बट उसको रिपे नहीं करते। ठीक है, तो कंपनी ने जानबूझकर पैसा लिया है डिबेंचर होल्डर से, अब वो उसको जानबूझकर रिपे नहीं करना चाहते। तो ऐसा विलफुल डिफॉल्टर नहीं है कोई भी, ना कंपनी है, ना कंपनी के प्रमोटर है, ना कंपनी के डायरेक्टर है जिन्होंने कंपनी के लिए पैसा लिया डिबेंचर्स के थ्रू और उन लोगों को जानबूझकर रिपे नहीं किया। ठीक है, और हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेइंग एनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन एनी डेट सिक्योरिटीज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। तो इन लोगों ने पैसा लिया है और जानबूझ के ऐसा पे नहीं किया, ऐसा नहीं है, पे किया है, और वो भी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए, जो भी है लास्ट 6 मंथ्स का जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर से जो भी पैसा डेट कैपिटल के थ्रू इशू हुआ है, इन लोगों ने रेस किया है, उसको उन लोगों ने पे किया है। और अगर कहीं डिफ़ॉल्टर है तो वो जानबूझकर नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो थोड़ा सा डिफ़ॉल्टर है, या उस तरीके से उन्होंने पैसा नहीं पे किया है। बट जानबूझकर विलफुल डिफ़ॉल्ट होना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में है रेगुलेशंस गवर्निंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। जिसके से भी कंपनी को डिबेंचर इशू करना है उसको कंपनीज एक्ट 2030 के जितने भी प्रोविजन है, रूल्स, लॉस, रेगुलेशन है, उसको कंपाइल करना पड़ेगा। दैट इज़ द शेयर एंड द डिबेंचर्स रूल 2014, आरबीआई गाइडलाइन एंड सेबीज वेरियस रेगुलेशन। सो आरबीआई की जो गाइडलाइन है, ठीक है, और सेबी की जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है, वो सारे के सारे को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। ये डिबेंचर में बहुत सारे टाइप्स है, देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर देयर, एंड डिबेंचर्स के 8 टाइप्स में से जिस टाइप के भी आपको डिबेंचर इशू करना है उससे रिलेटेड एक्ट है, लॉस, रेगुलेशन है, और उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71,
कंपनीज प्रोविजन फॉर इशूड डिवेंचर्स कंटेन प्रोविजन फॉर इशूड डिवेंचर, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 71 में सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। उसके बाद में कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 रूल 18 के हिसाब से कंटेन द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर। दो डिवेंचर होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है और एक अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर कंपनी चार्ज क्रिएट करती है एसेट के ऊपर और उस हिसाब से वो डिवेंचर सिक्योर्ड हो जाते हैं। तो अगर कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनीज एक्ट में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स एंड रूल 2014 और रूल 18 फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद है सेबीज इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008 covers provision for issuing and listing of debentures which are not convertible either into wholly or partly into equity shares, ठीक है। It is applicable if debentures are issued through public offer, private placement and for listed debenture as per the provision of the company has to follow the disclosure requirement as applicable public issue of equity shares। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या सारे कवर्स कर रहे प्रोविजन रिलेटेड टू द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिवेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल इधर इनटू होली और पार्टली इक्विटी शेयर। तो ये सारे शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं है, इधर पार्टली हो या फुल्ली हो, कन्वर्टेबल नहीं। कन्वर्टेबल किस में हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो शेयर्स है ये किसी भी तरीके से कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। आइदर इन पार्टली और फुल्ली पेड अप इट इज़ एप्लीकेबल डिवेंचर्स आर इशूड थ्रू द पब्लिक ऑफर। और ये जो पब्लिक ऑफर है डिवेंचर्स अगर इशू हुआ है पब्लिक को इनवाइट करके तो वो, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट पे फॉर अ लिस्टेड डिवेंचर। प्राइवेट प्लेसमेंट में यानी कोई इंस्टीट्यूशन ने आके परचेस किया, प्रमोटर ने आके परचेस कर लिया, या फिर किसी और तरीके से डिवेंचर सोल्ड हुए, तो एज पर दोज प्रोविजन कंपनी हैज़ टू फॉलो द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल। तो जो भी है सारे प्रोविजंस है उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर है, मतलब जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉस है, डिस्क्लोज करना है, वो सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज करोगे। तो ये सारे एप्लीकेबल है टू द पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल टू द पब्लिक इशू। तो जो पब्लिक इशू में इक्विटी शेयर जब आप इशू करते हो उसमें जो डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स है सेम आपको डिबेंचर्स में भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में है हमारा फोर्थ वन, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। यहाँ पे देखिए प्रोविजन क्या बता रहा है, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड लिस्टिंग ऑफ द डिबेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल इधर पार्टली, फुल्ली और ऑप्शनली और इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेबीज का जो एक्ट है रेगुलेशन है 2009 का, वो बता रहा है कि ये उन पे एप्लीकेबल है जो डिबेंचर्स लिस्टेड है और जो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हो रहे हैं इधर पार्टली, फुल्ली और ऑप्शनली लिस्टेड या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के हिसाब से अगर कन्वर्टेड हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, तो एज पर द प्रोविजन अ कंपनी हैज़ टू फॉलो द सेम डिस्क्लोजर नॉर्म्स एप्लीकेबल टू द इक्विटी शेयर। ये जो शेयर्स है वो ये जो डिबेंचर्स है वो कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल हो रहे हैं, पार्टली कन्वर्टेबल हो रहे हैं, ऑप्शनली भी कन्वर्टेबल हो रहे हैं, इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के हिसाब से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो भी डिस्क्लोजर होते हैं जो इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेबल है वो सेम डिस्क्लोजर इस पे भी एप्लीकेबल है। डिस्क्लोजर मैंने पहले ही बताया, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोजिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। फिर फिफ्थ वाला देखिए सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। ये देखिए प्रोविजन विच अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या प्रोविजन है, लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या, ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट हो हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन रिलेटेड टू द वेरियस लिस्टिंग कंडीशंस विच कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद। तो जो भी प्रोविजन है रिलेटेड टू द लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स एंड ऑल, ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। फिर आरबीआई की गाइडलाइंस भी है, मेंट फॉर बैंक विच रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है, रिलेटेड टू बैंक्स है विच रेज द कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो कैपिटल रेज करते हैं नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करके, ठीक है। सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट, दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर। अ कंपनी
कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर, कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू कर सकती है और अनसिक्योर्ड भी डिबेंचर भी इशू कर सकती है। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड पार्टली और फुल्ली इनटू इक्विटी शेयर, पार्टली पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी पार्टली पेड अप भी कन्वर्ट हो सकते हैं और फुल्ली पेड अप भी कन्वर्ट हो सकते हैं, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल दैट हैड टू बी रिपेड, कंपनी को सारे डिबेंचर्स क्या करने, रिपेड करने। आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी डिबेंचर्स को रिपे करना ही करना है, क्योंकि डिबेंचर्स का जो कैपिटल होता है वो एक तरीके से कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है और उसको किसी न किसी तरीके से पे करना ही है, सेट ऑफ करना ही है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर टू इट्स मेंबर और मेक अ पब्लिक ऑफर और ऑफर इट इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है डिबेंचर्स अपने मेंबर्स को, पब्लिक ऑफर भी कर सकती है और इवन प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं वैसे डिबेंचर्स को भी हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव एन अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है इशू को, डिबेंचर्स को इशू करने की। हाउएवर द बोर्ड कैन यूज देयर बोरिंग पावर ओनली अप टू द लिमिट परमिटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड जो है वो बोरिंग पावर्स उतना ही एक्सरसाइज कर सकता है जितना उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पावर मिला हुआ है, उसके बियॉन्ड जाके वो डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते या उससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट इशू नहीं कर सकते। इफ़ इन केस द बोर्ड वांट्स टू इंक्रीज द बोरिंग पावर दे हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट रेज करना इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो उनको आर्टिकल शेयर होल्डर्स से जाके परमिशन लेना पड़ेगा थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर, तो ये प्रोविजन है रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा है। फिर कंपनीज में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल है 2014, उसके हिसाब से है। फिर सेबी के भी कुछ रेगुलेशन है उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में नो वोटिंग राइट्स आर गिवन, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं, हम लोग आगे चैप्टर के जाएंगे तो पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को और उनका अमाउंट जो है वो रिडीम हो जाएगा। डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करके एक स्पेसिफिक फंड और अकाउंट ओपन करना पड़ता है कंपनी को। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी को। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये सारी चीज़ें कंपनी को करनी है। कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 क्या बता रहे, देखिए टीनियर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर है तो उसका स्पेसिफिक टीनियर होगा, वो फिक्स करना, डिसाइड करना है। क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर हो तो उसको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, ताकि वी कैन से डिफिकल्ट सिचुएशन में वो एसेट्स को बेच के डिबेंचर होल्डर्स अपना अमाउंट रिकवर कर सके। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, यहाँ पर भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कंपनी का पैसा डिबेंचर्स को रिडम्पशन के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सेबी का देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, उसका भी एक स्पेसिफिक रूल है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद में रिडम्पशन रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो उसको रिटेन करिए। फिर अंडर राइटिंग, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अंडर राइटर कर सकते हैं। उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने डिबेंचर से रिलेटेड रेटिंग लेना पड़ता है। क्रिसल एंड केयर 2 रेटिंग एजेंसी है, वो आते हैं आपके डिबेंचर से रिलेटेड आपको रेटिंग देते हैं और उसको भी आपको मेंशन करना पड़ता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है जो भी रेटिंग मिली हुई है। सो ये रूल्स है, रेगुलेशंस है रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर। तो उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013 में और भी है, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर कंपनी डिबेंचर्स के होल्डर्स के राइट्स को कहीं वायलेट करती है तो डिबेंचर ट्रस्टी जो होगा वो एनसीएलटी में जा सकता है कंप्लेन करने के लिए कंपनी के अगेंस्ट में। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंपनी इम्पोज कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड डिबेंचर होल्डर्स के। पनिशमेंट फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया, कंट्रोवेंशन किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट भी मिल सकता है, पर मंथ के लिए भी हो सकता है और पर डे के लिए भी चार्जेस हो सकते हैं और इम्प्रिजमेंट भी जाना पड़ सकता है, ठीक है।
उसके बाद है हमारा दूसरा कंसेप्ट प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। एज पर द कंपनीज एक्ट कुछ प्रोविजंस है रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर। हम लोग एक बार एक एक थ्रू देखते हैं। पहला है नो वोटिंग राइट। अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट। कंपनी के पास ये पावर ही नहीं है कि डिबेंचर इशू कर सके विद वोटिंग राइट। कंपनी जितने भी डिबेंचर्स इशू करते हैं वो उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते डिबेंचर होल्डर्स के। क्यों नहीं होते? क्योंकि डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन द मैटर्स अफेक्टिंग देम। सो जो डिसीजंस उनके राइट्स को इम्पैक्ट करता है उसी से रिलेटेड उनके पास वोटिंग राइट्स है, अदरवाइज नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अ कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है, फुल्ली एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू कर सकती है। टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास इन द जनरल मीटिंग। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और जो बाकी के जो भी जितने भी डिबेंचर्स है वो सारे के सारे रिडीमेबल इन नेचर है। फिर उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे द इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू। तो कंपनी को क्या करना है? डिबेंचर रिडीम करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट है। कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। एक बार कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया, अलॉट कर दिया, तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी हैज़ टू क्रिएट a debenture redemption reserve account out of the profit of the company available for payment of dividend। तो कंपनी को डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और इसमें जो पैसा आएगा वो प्रॉफिट से ही आपको रिडीम करना है, यानी प्रॉफिट जो कंपनी को होगा तो उसी प्रॉफिट को आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालना है और उसी से ही आप अपने डिबेंचर्स को पैसा रिडीम करोगे। दिस मनी कैन बी यूज ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसमें जो गया हुआ पैसा है वो सिर्फ रिडम्पशन के लिए ही है, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही यूज़ कर सकती है कंपनी। एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019 एमसीए हैज़ रिमूव द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो 2019 का जो रूल है उन्होंने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हटा दिया है फॉर द लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो एनबीएफसी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इन लोगों के लिए, और जो लिस्टेड कंपनी उन लोगों के लिए ये अकाउंट, ये रिजर्व क्रिएट करना नहीं है अभी कंपलसरी। बाकी जो अनलिस्टेड कंपनी है, छोटी कंपनी, उनके लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। इफ द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस और इनवाइट मोर देन 500 पीपल इधर टू पब्लिक और इट्स मेंबर, कंपनी हैज़ टू अपॉइंट 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके डिबेंचर इशू कर रही है, उसमें जो उनके जो मेंबर्स है वो 500 के बियॉन्ड जा रहे हैं, यानी डिबेंचर्स की जो मेंबरशिप वो 500 के बियॉन्ड है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी 1 या 2 लोगों को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, ठीक है। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट ट्रस्टी बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, और डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करेगा डिबेंचर्स के राइट्स, डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को। उसके बाद है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था। तो डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है वो जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनके रिड्रेसल के लिए काम करता है डिबेंचर होल्डर्स के। इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन रिपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी और डिफॉल्ट इन पेइंग द इंटरेस्ट देयर ऑन, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा पे करने में डिले करती है, डिफ़ॉल्ट होती है, इंटरेस्ट पे करने में डिफ़ॉल्टर है, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो होगा वो एनसीएलटी में जाके कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। कैन गेट द डायरेक्ट डिफॉल्टिंग कंपनी टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, और वहाँ पे वो मेक श्योर करेगा कि कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करे। फिर उसके बाद आता है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टी इज द ओपिनियन
that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debenture holder, it may approach to NCLT. अगर कंपनी के डेबेंचर ट्रस्टी को ये लगता है कि जो डेबेंचर का जो चार्ज क्रिएट किया हुआ है एसेट के ऊपर है उसका जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट है या फ्यूचर में जाके इनसफिशिएंट हो जाएगा, तो वो कंपनी के अगेंस्ट NCLT में अप्रोच कर सकता है. NCLT can order a company to restrict the incurring further liabilities so as to protect the interest of debenture holder. NCLT कंपनी को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट करे अपने फर्दर लाइबिलिटीज़ को, ताकि जो भी पैसा आ रहा है वो डेबेंचर्स को रिडीम करने के लिए पे कर सके. फिर उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है, इफ़ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स shall be liable to pay fine or imprisonment or both prescribed in the act. अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई भी मेंबर्स अगर कोई रूल्स लॉज रेगुलेशंस को वायलेट करते, कॉन्ट्रोवेंशन हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लायबल होते हैं पनिशमेंट के लिए, फाइन के लिए, इम्प्रिजमेंट के लिए. ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट. तो these are the we can say provisions which is there as per the Companies Act 2013. I hope that you all have understood the concept. Thank you.